Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Faiz Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Faiz Shayan Clinic. फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है, कहाँ ये ज़्यादा होता है, किसे ये हो सकता है, कौन से मच्छर के काटने से हो सकता है, डायग्नोज क्या होती है इसकी, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड मैं आप लोगों से इंतजार करना चाहता हूँ, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि क्या है मलेरिया। देखिए, मलेरिया जो है वो एक खास तरह का मच्छर होता है जिसके काटने से होता है। जैसे डेंगू जो होता है खास तरह के मच्छर के काटने से होता है जिसे हम एडिस एजिप्टी कहते हैं, वैसे ही मलेरिया भी एक खास तरह का मच्छर होता है जो एनाफ्लीज होते हैं उनके काटने से होता है। वैसे होता ही है क्यूलेक्स मच्छर के भी काटने से भी है और भी मच्छर है, लेकिन ये ज़्यादातर जो होता है वो एनाफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मच्छर है जिसके अंदर मलेरिया के पैरासाइट है, उसने किसी को काटा वो मलेरिया का पैरासाइट वो उस इंसान के अंदर कर देगा। ठीक है, और फिर वो जो इंसान है जब कोई दूसरा मच्छर काटेगा तो वो क्या करेगा, वो इंसान से किसी दूसरे को फैल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, वो एक चेन बन जाता है, मच्छर से आदमी में, आदमी से मच्छर में हो सकता है। कंफर्म ये होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मलेरिया के पैरासाइट है तो एक कैरियर बन जाता है, एक चेन बन जाती है जिससे मलेरिया चलता रहता है और ये स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। मलेरिया होता है ऐसे है कि जब भी आपको मलेरिया का पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो उस जब मच्छर काटता है तो जो इंटर करता है पैरासाइट उसको सीरोजाइट क्या करता है, वो आपके लिवर के अंदर चला जाता है और वो पड़ा रहता है। वहाँ पर वो अपनी क्या करता है कि फैमिली को बढ़ाता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इसने अभी काटा, आपको 10 दिन के बाद आपको मलेरिया हो गया, 15 दिन बाद हो गया, 20 दिन बाद हो गया, नहीं, कभी कभी ये 1 साल तक भी पड़ा रहता है और तब आपको इफेक्ट कर सकता है। सीरोजाइट क्या करता है, अपनी फैमिली को बढ़ाता रहता है, बड़ा करता है, खुद को जब स्प्रेड कर लेता है तो फिर वो मेजोराइट बन जाता है। मेजोराइट जब बन जाता है तब वो क्या करता है कि हमारी आरबीसी पर डायरेक्ट क्या करता है, हमला करता है। चूंकि वो आरबीसी को तोड़ता है, आरबीसी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, इस वजह से क्या होता है कि आपका रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है और आप एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया हो जाते हैं। एनीमिया के साथ साथ वो प्लेटलेट आपके काउंट भी घट जाते हैं, प्लेटलेट काउंट भी आपके गिर जाते हैं, हट जाते हैं। और कभी कभी ये इतना घातक हो जाता है कि ये किसी की जान तक भी ले सकता है। वैसे भी मलेरिया से बहुत से केसेस ऐसे हैं, साल में बहुत से लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह में चले जाते हैं। ठीक है, और कोई सीरियस हो जाते हैं। ये करता ऐसा दिक्कत है कि ये आपको शॉक में ले जाता है, डिहाइड्रेट में ले जाएगा, शॉक में ले जाएगा, जिसकी वजह से आपका बीपी एकदम से कम हो जाएगा, ब्लड वैसे भी आप एनीमिक रहेंगे तो वो और ज़्यादा दिक्कत करता है। डेंगू का जो ये पैरासाइट है ये आपके आरबीसी में होता है, क्योंकि आरबीसी को तोड़ता है, इस वजह से ये आरबीसी की वजह से ये कई जगह पर जो है जा सकता है, तो कई आर्गन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे वो किडनी में जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, क्योंकि आरबीसी तोड़ रहा है और स्प्लीन का काम होता है कि टूटी हुई आरबीसी को रिसाइकिल करना। तो जितनी भी टूटी हुई आरबीसी स्प्लीन में जाएंगी तो स्प्लीन का काम बढ़ जाता है, तो स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, लिवर इनलार्जमेंट हो जाता है। क्योंकि आरबीसी की वजह से हो रहा है, आरबीसी को तोड़ रहा है, इसलिए वो लिवर में भी, आप यहाँ तक आपके दिमाग में भी जा सकता है, आपको झटके आ सकता है। तो डेंगू इतना खतरनाक, मलेरिया इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी जान भी ले सकता है। ये तो वो होता कैसे है, सीरोजाइट टू मेजोराइट कैसे होता है, कैसे रेड ब्लड सेल्स तोड़ता है। अब मैं आता हूँ सिम्टम्स क्या होते हैं कि मलेरिया जब होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमनली जो देखा जाता है सिम्टम्स वो ये होता है कि आपको पहले जाड़ा लगेगा, फिर बुखार आएगा और फिर स्वेटिंग, पसीना आएगा। यही
चीज़ 2-3 दिन 4 दिन चलती रहेगी, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे चलता रहेगा। आप समझ जाएंगे जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लगा सकते हैं कि भाई ऐसे ये हो रहा है। फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो सिम्टम्स में आपको ये होगा कि चिल्स, फीवर एंड देन स्वेटिंग। उसके साथ आपको जोड़ दर्द कर सकता है, पूरी बॉडी आपको दर्द कर सकती है, उल्टी हो सकती है, नाउज़िया और वोमिटिंग से फीलिंग आ सकती है, हेडेक्स हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, आप एनीमिक हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आरबीसी को तोड़ता है, और आपका एनीमिक के साथ साथ आपको कमजोरी आ सकती है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे आपके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सिम्टम्स देखता है, तो फिर डॉक्टर्स आपको बहुत सी जांचें कराने को बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जांचें सिर्फ मलेरिया को पता करना है, मलेरिया ही पता कर लिया, ठीक है। कि आपको किस तरह का मलेरिया है, फाल्सीपुरम जो होता है, पैरासाइट फाल्सीपुरम सबसे खतरनाक तरह का होता है मलेरिया। वाइवैक्स, मलेरी, ये सब इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन पैरासाइट फाल्सीपुरम सबसे खतरनाक होता है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर्स आपको CBC कराने के लिए बोल सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपका TLC, आपका प्लेटलेट्स, आपका HB सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चूँकि मैंने बताया कि लीवर को भी गड़बड़ कर सकता है, इस वजह से LFT, KFT ये भी करा सकते हैं, और डॉक्टर को उस वक्त जो भी ज़रूरी लग सकता है वो ये करा सकते हैं। अब मलेरिया है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि रैपिड टेस्ट। अब बहुत ही आसान हो गया कि रैपिड टेस्ट एक किट में कुछ हमने डाली और वो तुरंत रैपिड टेस्ट सिस्टम आके बता दिया। तो ये तो हो गई मलेरिया की जांच, सिम्टम्स की कैसे क्या होता है और कैसे डायग्नोज करना है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, मलेरिया का ट्रीटमेंट एंटी मलेरियल मेडिसिन से होता है। पहले टाइम में क्लोरोक्विनीन बहुत ज़्यादा दी जाती थी, लेकिन ये अब रेसिडेंट होने की वजह से इसकी जगह पर और सारी दवाइयाँ आ गई हैं, ठीक है। तो वो दवाइयाँ चलती हैं, एक्वाक्लोसोल चलता है, आर्टिसोनेट है, ठीक है, डेक्सकॉम है, ये सारी दवाइयाँ चलती हैं। फिर चूँकि आपको बुखार आ रहा है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे सकते हैं, कोई PPI दे सकते हैं, आपको कुछ आपके प्लेटलेट को इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन लिखी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लीवर की कुछ मेडिसिन चलाई जा सकती हैं, या जिस हिसाब से पेशेंट का जो है पेशेंट की जैसी हालत होती है वैसे डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि किसको ये होता है, किसको ये हो सकता है। क्योंकि जो लोग यूरोप के कुछ हिस्से में हैं, एशिया में, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लोग गर्म जगह पर रह रहे हैं, गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं, गर्म देशों में रह रहे हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल डेंगू जो है कई ऐसी एंटीबायोटिक्स और कई ऐसी दवाओं की वजह से जो है रेसिडेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डेंगू पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, समय रहते इसका इलाज कराएं आप, और उसे ज़रा सा भी हल्के में मत लें, क्योंकि डेंगू से लाखों मौतें हर साल होती हैं, और मलेरिया से लाखों मौतें हर साल होती हैं। ऐसा नहीं है कि मलेरिया जो है किसी को बहुत कम हुआ तो वो बच गया, किसी को देखा देखी मत करें। तो भाई किसी का हल्का सा था वो हो गया सही, किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। कभी कभी तो ये जानवर बन जाता है, कभी कभी तो सारे ऑर्गन्स को फेल करा देता है। किडनी भी फेल हो सकती है, लीवर भी फेल हो सकता है आपका, और ब्रेन में जो है बहुत सी दिक्कतें कर सकता है। तो आप जो है सतर्क रहें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ध्यान दें। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बच्चों को जो है शाम को और सुबह को जो है बाहर मैदानों में खेलने के लिए न भेजें, ठीक है। घर में रखें, सेफ रहें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। किसी भी तरीके से मच्छर के काटने से बचें। बस यही एक तरीका है कि आप जो है बच सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगी अगर आपको मलेरिया या डेंगू होता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है जो जान तक ले जाती है।
ठीक है, तो इनसे बचकर रहें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारा एक छोटा सा प्रयास जो आपको पसंद आया होगा, और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। हमारे इस प्रयास की, अगर आपको ज़रा सा भी प्रयास हमारा अच्छा लगा आपको समझाने का, या आपको हमें इसके से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई सवाल पूछने हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपका जो भी शंका होगा, समाधान होगा, वैसा मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, गरीब लोगों के निःशुल्क इलाज के लिए आप मुझसे जो है मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं गरीब लोगों के निःशुल्क इलाज में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं फिर किसी और जगह पर, किसी और डिजीज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।